हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? दे आर अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेज। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था अबाउट कंडक्टर्स और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, जो कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेज होते हैं। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेज होते हैं। दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अबाउट कंडक्टर्स कि उनके पास बहुत ही हाई अमाउंट में चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डाइलेक्ट्रिक्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसके पास या तो बिल्कुल ही नहीं या बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स इज़ नॉट पॉसिबल। इसके केस में जो चार्जेस होते हैं वो बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? बाउंड। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली मूव नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अबाउट कंडक्टर्स कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसकी वजह से ई इनसाइड क्या हो जाता था? ज़ीरो हो जाता था। बट डाइलेक्ट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। देखिए, द अपोजिंग फील्ड सो इंड्यूस्ड डज नॉट एग्जैक्टली कैंसल्स द एक्सटर्नल फील्ड। ये हम पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर की। सपोज ये कोई फील्ड जा रही थी ई नॉट और इसी के ऑपोजिट एक फील्ड इंड्यूस हुई थी ड्यू टू द चार्जेस जो यहाँ पर इंड्यूस हुए थे सरफेस पे। ये क्या थे? इंड्यूस्ड चार्जेस। और इनकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुई थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई थी एक्सटर्नल फील्ड के। मतलब वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई थी। और कंडक्टर्स में जो ये फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन प्रोड्यूस होती हैं। तो इसकी वजह से जो नेट फील्ड थी इनसाइड अ कंडक्टर वो ज़ीरो आ गई थी। बट डाइलेक्ट्रिक्स में ऐसा नहीं रहता। डाइलेक्ट्रिक्स में अगर एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट है तो ई इनसाइड उससे थोड़े अमाउंट की प्रोड्यूस होगी। मीन्स आप देख सकते हैं, अगर ई नॉट इस अमाउंट की प्रोड्यूस हो रही है तो ई इंड्यूस इस अमाउंट की प्रोड्यूस होगी। मीन्स इतना तो कैंसिल हो जाएगा बट इतने अमाउंट की फील्ड अभी भी हमारे पास रहेगी डाइलेक्ट्रिक में। मीन्स E inside in dielectric is not equal to 0। देखिए फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ बना होता है। पहला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूल। चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। सपोज इसके एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर मैं ले लेती हूँ, ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के करके जो हमारे पास सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहीं यहाँ पे आएगा, बिकॉज इसका न्यूक्लियस इस पॉइंट पर रहेगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में रहेगा। तो उन दोनों न्यूक्लियस की वजह से जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहीं इस लाइन के सेंटर पर आएगा, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो इस न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है उसका सेंटर भी कहाँ पर आएगा? एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ाया था और डायपोल मूवमेंट पढ़ाने से पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू ऑफ ए। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते थे ये इक्वल मैग्नीट्यूड के होते थे बट ऑपोजिट इन साइन होते थे, राइट। और इनकी वजह से कुछ डायपोल मूवमेंट भी क्रिएट होता था, दैट वाज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और इस डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती थी? P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। बट डायपोल मूवमेंट क्रिएट कब होता था? जब इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होता था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। मीन्स दे डोंट हैव एनी
परमानेंट डायपोल मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट, इसमें मैं आगे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करवा के डायपोल मोमेंट क्रिएट करूंगी, बट नेचुरली इनके पास कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता। और इनके एग्जांपल्स क्या रहती हैं? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट टाइप आती है हमारी पोलर मॉलिक्यूल्स की। Polar molecules, in polar molecules center of positive and the negative charges are separated, means इनका जो center of positive charge है और नेगेटिव चार्ज है इनमें कुछ डिस्टेंस होता है, फाइनाइट डिस्टेंस होता है। और अगर इनमें कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है तो इनमें कुछ डायपोल मोमेंट भी होगा। डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, मीन्स इनके बीच में अगर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है तो इनमें खुद ही अंदर का एक क्या होगा? परमानेंट डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट। और इनके एग्जांपल्स क्या रहती हैं? HCl एंड H2O। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे देखेंगे डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो क्या असर होगा? देखिए, सपोज सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक ही जगह पर होते हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो। पर देखिए, अगर मैं कुछ बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती हूँ इस डाइलेक्ट्रिक पे, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है। तो क्या होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में? आप देख सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी हो गई? लाइक दिस। मतलब इनमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आप सबको पता है। तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को जा रही होगी तो ये जो डायपोल्स हैं ये इस तरह अपने आप को अलाइन करेंगे कि नेगेटिव वाली साइड के डायपोल्स इस साइड आ जाएंगे और यहाँ पर क्या रह जाएंगे? हमारे पास पॉजिटिव साइड के। बीच में क्या होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी लास्ट में, कि बीच में कैसे सारे चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास सरफेस पर कैसे सिर्फ बाउंड चार्जेस रह जाते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर सरफेस पे चार्जेस रहेंगे ना, जिनकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिनकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट आएगा, ये चार्जेस डाइलेक्ट्रिक्स के केस में कैसे होते हैं? बाउंड चार्जेस। कैसे होते हैं? बाउंड चार्जेस। कंडक्टर्स में कैसे थे ये? फ्री चार्जेस, बट डाइलेक्ट्रिक्स के केस में कैसे होंगे ये? बाउंड चार्जेस। अब चलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पोलर मॉलिक्यूल्स का सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होता था वो कोइंसाइड नहीं करता था, उनमें ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस होता था, मींस उसमें ऑलरेडी कुछ डायपोल मोमेंट होता था। बट अगर मैं डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स ले लूँ और मैं इस पूरे डाइलेक्ट्रिक के डायपोल मोमेंट की बात करूँ तो वो क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हैं कोई डायपोल इस तरह अलाइंड है, कोई डायपोल इस तरह अलाइंड है, कोई इस तरह होगा, तो ये सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और नेट डायपोल मोमेंट क्या रहेगा इस डाइलेक्ट्रिक में? ज़ीरो। बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का हमेशा कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रहेगा इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दूं किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है। इसके केस में क्या हो जाएगा? देखिए, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस डायरेक्शन में, इसके केस में क्या होगा कि अब जो ये डायपोल्स होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या था? ओरिएंटेशन में फ़र्क पड़ेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर क्या था? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अलग होना शुरू हो जाएंगे, डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि मैं पोलर या नॉन पोलर दोनों में से किसी को भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रही हूं तो मेरे पास एंड में क्या आ जाएगा? नेट डायपोल मोमेंट विच इज़ ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड। अब हम इन डिटेल में बात करेंगे कि अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती हूँ तो क्या होता है। देखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी इस डायरेक्शन में तो ये अलाइन हो गए थे
इस डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। देख सकते हैं इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। पहले कैसे थे? पहले थे एक ही जगह पर, यानी कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा था, बट बाद में क्या हो जाएंगे, ये डिस्प्लेस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से। सेकेंड पॉइंट आता है व्हेन द एक्सटर्नल सोर्स इज बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स द डिस्प्लेसमेंट स्टॉप्स। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि कितनी देर तक ये डिस्प्लेसमेंट चलती रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव कितनी देर तक डिस्प्लेस होते रहेंगे, कब तक? जब तक कि जो एक्सटर्नल फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बैलेंस ना हो जाए, किस फोर्स से? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगा? दोबारा इस पोजीशन में आना, और एक्सटर्नल फोर्स क्या चाहता है? इसको इस पोजीशन में लाना। मतलब जब तक ये दोनों फोर्सेस बैलेंस ना हो जाए तब तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव की डिस्प्लेसमेंट चलती रहेगी। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इंड्यूस डायपोल मोमेंट। ये अभी हमने बनाया था ना लाइक दिस, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को जा रही थी तो इसके कारण क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इंड्यूस डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। अब पोलराइजेशन किसकी वजह से हुई है? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हुई है, ठीक है। द इंड्यूस डायपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एड अप गिविंग द डायपोल मोमेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इसका क्या मतलब है कि हर एक मॉलिक्यूल का कुछ डायपोल मोमेंट आएगा, राइट। पहले तो नॉन पोलर कंडीशन में क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई थी तो कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं था। बट इन सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स को, सपोज इन सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो हर एक मॉलिक्यूल की वजह से कुछ डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ। तो उन सबका मैं प्लस करके क्या बताऊंगी? नेट डाइलेक्ट्रिक की वजह से कितना डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। देखिए फ्रेंड्स, पोलर मॉलिक्यूल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे थे मेरे पास? ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है। बट ये कैसे प्रेजेंट थे? रेंडमली प्रेजेंट थे। कैसे प्रेजेंट थे? रेंडमली प्रेजेंट थे। पर्टिकुलरली अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसके पास डायपोल मोमेंट था, बट अगर मैं पूरे डाइलेक्ट्रिक की बात करूं तो उसके पास कोई भी नेट डायपोल मोमेंट नहीं था। इस डाइलेक्ट्रिक को उठाकर मैंने किस में रख दिया? किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। तो क्या होगा? ये डायपोल्स जो हैं वो ओरिएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मीन्स अब ध्यान से देखिए, ये दो मॉलिक्यूल्स को तो मैंने एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बनाया, इसको मैंने कुछ थोड़ा सा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड बनाया है। इसका रीज़न अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों पूरी कंप्लीट ओरिएंटेशन नहीं हो पाती इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट आप देख सकते हैं इस केस में अब कुछ नेट डायपोल मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ डायपोल्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन हो गए, तो अब नेट डायपोल मूवमेंट क्या रहेगा? नॉन ज़ीरो। इनिशियली क्या था? नेट डायपोल मूवमेंट ज़ीरो था। तो क्या होता है? व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड द इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट टेंड टू अलाइन विद द फील्ड। ये इंडिविजुअल जो डायपोल होता है ये अलाइन करने की कोशिश करता है फील्ड की डायरेक्शन में। देयर इज देन अ नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स इज पोलराइज्ड। अब इसी तरह हर एक मॉलिक्यूल का अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन लूँगी तो मुझे कुछ नेट डायपोल मोमेंट मिल जाएगा ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि दो मॉलिक्यूल्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, बट एक एग्जैक्टली अलाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता? पोलराइजेशन कितने अमाउंट की होती है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, इन दोनों फैक्टर्स पे। देखिए, पहला फैक्टर रहता है द डायपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू अलाइन द डायपोल विद द फील्ड। अब जो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या चाहती है? डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना, बट उसको अपोज कौन करता है? देखिए, थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिस्टरप्ट अलाइनमेंट।
अब टेम्परेचर की वजह से रेंडमनेस क्रिएट होगी कुछ, और उस रेंडमनेस की वजह से वो चाहेगा कि जो डायपोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पूरी तरह अलाइन ना हो। तो जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, मींस इन दोनों चीज़ों की कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगी कि इसकी कितनी रहेगी, इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन रहेगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि पोलराइजेशन कितने अमाउंट की प्रोड्यूस हुई है इन अ डाइलेक्ट्रिक। तो क्या था, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू म्यूचुअल ऑपोजिट फैक्टर्स। ये दो ऑपोजिट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि मेरी डाइलेक्ट्रिक्स में कितने अमाउंट की पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से क्या मतलब है, देखिए, वेदर पोलर और नॉन पोलर अ डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डाइपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो, पोलर मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक हो, जब भी मैं उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगी तो वो कुछ डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। और इस को हम क्या बोलेंगे, द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, P इज इक्वल्स टू काई ई इंटू ई, ये क्या रहता है, पोलराइजेशन, और ये रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों क्या रहती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन में मैंने आपको बोला कि द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज P इज इक्वल्स टू N इंटू P। कैपिटल P यहाँ पे क्या रहता है, पोलराइजेशन। N क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। N क्या रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, N क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। और स्मॉल p क्या रहता है, स्मॉल p रहता है डाइपोल मोमेंट। स्मॉल p क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट। मतलब अगर यूनिट वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मल्टीप्लाई बाय द डाइपोल मोमेंट, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, नेट पोलराइजेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है उस डाइलेक्ट्रिक में। और सेकंड फॉर्मूला क्या रहता है, P इज इक्वल्स टू काई ई इंटू ई। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि जो पोलराइजेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। मींस मैं जितनी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाती जाऊंगी उतनी ही पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, एंड काई क्या होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, काई जो होता है वो होता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये एक कांस्टेंट रहता है हर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो पोलराइजेशन क्या हो गई, काई ई इंटू ई, मीन्स पोलराइजेशन इज डिपेंडिंग लीनियरली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फॉर्मूला है पोलराइजेशन का, ये बेसिकली हमारे पास आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज़ होता है। आइसोट्रोपिक से मतलब है कि हर एक डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में चली जाऊँ, इस डायरेक्शन में चली जाऊँ, किसी भी डायरेक्शन में चली जाऊँ, पोलराइजेशन हमेशा सेम रहेगी। और वो डिपेंड किस पे करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिड्यूस कैसे हो सकती है। सब अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। सपोज मैंने ये कोई रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक लिया है। कैसा डाइलेक्ट्रिक लिया है, रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक, राइट। अब इसको मैंने रख दिया है किसी एक्सटर्नल फील्ड E में। किसी एक्सटर्नल फील्ड E नॉट में मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया है। अब इस डाइलेक्ट्रिक में क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, जो इस फील्ड के करके किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि फील्ड कैसी रहती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस डाइलेक्ट्रिक में। देखिए फ्रेंड्स,
ये था डाइलेक्ट्रिक, रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक, इसको मैंने किसी एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट में रख दिया, तो ये डाइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब हमने बताना है कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिड्यूस्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई ये वॉल्यूम ले लूँ इतना, सपोज़ ये मैंने वॉल्यूम लिया था, ये पॉजिटिव चार्ज था इस डायपोल की वजह से और ये नेगेटिव चार्ज था इस साइड की वजह से, लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब ध्यान से देखिए, ये सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ ये यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, और ये फील्ड थी मेरी ई नॉट। तो जो ये चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं ऑन द सरफेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इनकी वजह से भी एक फील्ड प्रोड्यूस होगी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मीन्स ये कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी और इसको मैं क्या नाम दूंगी, ई इंड्यूस्ड। अब ध्यान से देखिए, सपोज ई नॉट की वैल्यू थी कुछ 5 और ई इंड्यूस्ड की वैल्यू हुई कुछ 1। ये मैं ऐसे आर्बिट्ररी वैल्यूज़ उठा रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कैसे होगी। अब 5 इस डायरेक्शन में जा रहा है और 1 माइनस होके इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ई नॉट नेट मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। मीन्स पहले हमारे पास फील्ड थी 5, अब क्या रह गई 4, फील्ड क्या हो गई, रिड्यूस ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। और ये जो चार्जेस होते हैं इनको हम बोलते हैं सरफेस चार्जेस। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंडक्टर्स के बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने उसमें भी इस टाइप की फील्ड प्रोड्यूस करवाई थी और उसमें मैंने आपको बोला था ई ऑफ एक्सटर्नल ई ऑफ इंड्यूस्ड के बराबर हो जाती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है और कट जाती है। उस कंडीशन में जो ये चार्जेस के करके फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी वो हो रही थी ड्यू टू फ्री चार्जेस, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू फ्री चार्जेस। बट यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू बाउंड चार्जेस, ड्यू टू बाउंड चार्जेस। और इस फील्ड के करके हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। और यही मैंने आपसे पूछा था, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक, कैसे रिड्यूस होगी कि अगर मेरे पास डाइलेक्ट्रिक प्लेस है इन एन एक्सटर्नल फील्ड तो उसमें कुछ ई इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ई एक्सटर्नल से, और इसी करके जो हमारे पास नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।